नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कहें तो श्वसन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस पर भी बात करूंगा कि कहां से किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को देखना है और सुनना है, और हो सके तो आप नोट भी करते जाएंगे तो बेहतर होगा कि आप बाद में, जब क्लास होने के बाद में, आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है भाई। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं इस टॉपिक के, वो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं आपको पूरी चीज़ों को समझा रहा हूँ तो बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले समझिएगा श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्यों बोल रहे हैं सर इसको? देखो, तंत्र का मतलब होता है कोई ग्रुप होगा, किसका? अंगों का ग्रुप होगा। तो हमारे जो श्वसन तंत्र है इसमें दो अंग काम आते हैं, एक तो नाक और दूसरा आपका फेफड़ा। ठीक है, नाक और फेफड़ा। क्या क्या? नोच और लंग्स आपके दो अंग हैं, श्वसन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, नोच और आपका क्या हुआ? लंग्स। ये समझ आया। अब बताइएगा मुझे, श्वसन होता क्या है? क्या श्वसन होता क्या है? देखो, श्वसन क्या होता है? सांस लेने को श्वसन नहीं कहते, ध्यान से सुनिएगा। सांस लेने को श्वसन नहीं कहते हैं। अंदर जो वायु का जाना और बाहर आना, इसको कहते हैं सांस लेना। श्वसन एक अलग चीज है। श्वसन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का उत्पादन करना। किसका? ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ज्यादातर हिंदी में पढ़ने वाले समझिएगा कि ऊर्जा का उत्पादन करना ही श्वसन कहलाता है। भाई, श्वसन क्यों करते हैं? हम ऊर्जा के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। मैंने पिछले टॉपिक में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाया था, वहां पर ग्लूकोज बना था। क्या? ग्लूकोज। क्या बना था भाई? ग्लूकोज बना था ना, कार्बोहाइड्रेट के वेग टनते। पाचन क्या होता है कि जो जटिल अणु होते हैं उनका सरल अणुओं में टूटना होता है पाचन। अब पाचन हो गया, अब ये अणु बन गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर क्या मिलेगी? हमें एटीपी मिलेगी। अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। तो हमें काम कर रहे हैं, किस लिए हम काम कर रहे हैं भाई? एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है हमारे शरीर में एनर्जी उत्पादन करना, जिससे हम काम कर पाए और सभी चीजों के साथ डील कर पाए। समझ आया? तो श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा उत्पादन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ऊर्जा उत्पादित करते हैं। क्या? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसे श्वसन के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा, वायु का अंदर जाना और वायु का बाहर आना, इसे कहते हैं सांस लेना। क्या? वो आपसे पूछे कोई, सांस लेना किसे कहते हैं? श्वास या ब्रीथ। श्वास बोले या ब्रीथ बोले या ब्रीथिंग, ठीक है? तो किसे कहते हैं? वायु का अंदर आना व बाहर जाना। ठीक है, बाहर निकलना। वायु का अंदर आना और वायु का बाहर निकलना, इसको कहते हैं सांस लेना। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, क्या ये सभी, ये जो जानवर हैं, जितने भी एनिमल हैं या और जो प्लांट्स हैं, इन सभी में होता है कि नहीं होता है? तो बताना होगा आपको किन किन के बीच में ये श्वसन होता है, किन किन में नहीं होता। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे काफी टाइम बाद ये। और ये सुनिएगा ध्यानपूर्वक, सभी क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी तो थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। अब देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं। क्वेश्चन एक आएगा सीधा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है या अभिक्रिया कैसी है? तो श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? एक अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है श्वसन? एक अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया का मतलब ये विघटित होती है, ये टूटती है, उसके बाद क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? एक अपचयन अभिक्रिया है या अपचयन प्रोसेस है। जैसे इंग्लिश में बोले तो कैटाबॉलिक। क्या बोले? कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं या प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है भाई।
तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बताना होगा अपचयन अभिक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है। जब ऑक्सीजन से जोड़ते हैं तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारा शरीर क्या करता है, काम करता है भाई। ठीक है, चलो ये चीजें तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ हमारे टॉपिक पर। अब हम श्वसन करते कैसे हैं वो चीजें भी समझ लेना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आपने सांस ली, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप सांस लोगे तो सांस के अंदर क्या क्या चीजें अंदर जाएंगी, बताइए भाई। जैसे आप सांस लेते हो उसके अंदर क्या क्या आपके अंदर जाता है, तो समझ लीजिएगा क्या क्या चीजें। देखो श्वसन में 2-3 चीजें समझ लो भाई। चलो देखो, जब भी आप सांस लेते हैं, सांस लेना क्या होता है समझो एक बार। देखो सांस लेना एक तो होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, निश्वसन और दूसरा होता है उच्च श्वसन। ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई, सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई। देखो जो सांस लेने का मतलब होता है, जब आप अंदर की ओर सांस लेते हैं, बाहर के वातावरण से वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो उसको कहते हैं निश्वसन या इंस्पिरेशन। क्या इंस्पिरेशन बोलते हैं, उसे निश्वसन बोलते हैं। वायु का अंदर लेना, ठीक है, वायु का अंदर लेना होता है आपका निश्वसन। और उच्च श्वसन क्या होता है, वायु का बाहर निकलना। ठीक है भाई, अब समझिएगा, वायु का बाहर निकलना होता है एक्सपीरेशन या बाहर निकलना। अब समझो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, शायद आपको ना पता हो पर समझ लीजिएगा, और वैसे सभी को पता होगा। देखो जब आप अब वायु को अंदर लेते हैं तो वायु में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। वायु में होता है आपका नाइट्रोजन कितना होता है सर, आपका 78% नाइट्रोजन होता है सर। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% होता है, 21 से थोड़ा सा ज्यादा भी होता है। बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% होता है। बाकी की जो अदर्स होती हैं आपकी, बाकी की अदर्स होती हैं। तो लेते कितने, ध्यान सुनिएगा, 78% आप नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आप 0.03%। लेकिन जैसे आपने ये तो ले लिया, अब बाहर कितना छोड़ते हैं तो समझिएगा। बाहर कितना छोड़ेंगे, तो नाइट्रोजन तो आप पूरा का पूरा लौटा देते हैं, नाइट्रोजन पूरा का पूरा लौटा दिया आपने। यहां पर 78 तो यहां पर भी 78। अब यहां पर मसला यहां पर बिगड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज होती है किसके लिए, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के विघटन के लिए। ठीक है भाई, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन ग्लूकोज के विघटन में या शरीर में उपयोग हुई, तो आपको बताना होगा ये रह जाती है आपकी ऑक्सीजन 17%। तो बताइए 4% आपकी यूज हो गई, कितनी हो गई, 4% जो ऑक्सीजन है वो आपकी यूज कर ली गई किसमें, श्वसन में। नेक्स्ट बात करेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4%, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और बल्कि देखो यहां पर कितना था, अंदर कितना गया है, 0.03%, निकला कितना, 4% क्यों, क्योंकि भाई हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी जरूरी है। ठीक है भाई, चलो समझ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है भाई, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू समझ आया। तो देखो निश्वसन मतलब सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैसें लेते हैं आप क्या लेते हैं भाई, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से यही है। तो 78%, 21%, 0.3%। इसमें से जो नाइट्रोजन है आपसे ये पूछ लेगा कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग नहीं होता है। जैसे आपको ऑप्शंस देगा कि मतलब बिल्कुल यूज नहीं होता है, ऐसे संरक्षित रहती है, ऐसे बोल देगा आपको, तो नाइट्रोजन इसमें संरक्षित रहती है, मतलब रिजर्व रहती है, जितनी अंदर ली उतनी की उतनी बाहर निकल गई,
तो इसमें नाइट्रोजन रिजर्व रहती है। यहां तक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस डायग्राम से सब कुछ समझ में आने वाला है, तो ध्यानपूर्वक चीजों को सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश में कर लेता हूं भाई, ठीक है। चलो, जो श्वसन है, श्वसन को जो एक मेजरमेंट करें, श्वसन को भाई अगर मेजरमेंट करें तो हम किससे मेजरमेंट करेंगे? तो श्वसन को मेजरमेंट करेंगे स्पाइरोमीटर से। किससे? श्वसन का अगर मापन करें हम श्वसन रेट का, तो उसका मापन किसके द्वारा करेंगे? स्पाइरोमीटर के द्वारा उसका मापन करेंगे भाई। ये समझ आया? स्पाइरोमीटर के द्वारा श्वसन का क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे या मापन करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं? स्पाइरोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात कर रहा हूं मैं। अब आपसे पूछेगा कि जो हमारा जो श्वसन है, जो श्वसन हम करते हैं, तो हमारा ब्रेन का कौन सा भाग इसको कंट्रोल करता है? तो आपको बताना होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला जो पार्ट होता है, हमारी जो रेस्पिरेशन जो रेट है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये भी चीजें। चलिए अब शुरुआत करता हूं आपका पूरा का पूरा श्वसन तंत्र, कैसे आप सांस लेते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, पूरी की पूरी चीजें। देखो हमारी जो श्वसन की जो पूरी प्रोसीजर है, श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया है, ये 3 रूपों में होते हैं या 3 तरीके से संपन्न होती है या 3 स्टेपों में संपन्न होती है। तो देखिएगा यहां पर स्टेप्स बता देता हूं मैं आपको। कितने स्टेप हैं भाई? श्वसन की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण होने में 3 स्टेपों का यूज होता है। वो स्टेप कौन कौन से हैं ये आप समझना बहुत जरूरी है, और समझते जाएंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। एक होता है बाह्य श्वसन, ठीक है, ठीक है। बाह्य श्वसन बोले या फिर सांस लेना बोल सकते हैं, ठीक है, या सांस लेना बोल लो। ऐसा करो, सांस लेना, ऐसा करो, इसमें केवल के तो सांस लेना। पहले पार्ट में आपका होता है सांस लेना। दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे तो क्या होता है? गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, सुनते हुए जाइएगा, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप का नाम है सेल्यूलर, कोशिकीय श्वसन। क्या? कोशिकीय श्वसन, हिंदी में लिखते चलते हैं भाई, कोशिकीय श्वसन। क्या भाई? कोशिकीय श्वसन, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये 3 स्टेप में आपका श्वसन की जो पूरी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़े ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने दिलो दिमाग में छापते हुए जाएंगे भाई, ठीक है। तो समझ में आए तो भाई कमेंट्स करके भी बताएंगे। चलो तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं, सांस लेते कैसे हैं। देखो सांस लेने में कौन कौन सी पार्ट है यहाँ पर, अंग ऑर्गन काम आएंगे आपके। एक तो आएगी, पहला पॉइंट है आपका नाक, नाक या नोज। नोज में क्या होते हैं? नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब नासा छिद्र, नासा छिद्र। ध्यान से सुनिएगा। अब प्रोसीजर में यहां से शुरू करता हूं। यह है आपकी नाक। अब नाक में क्या क्या चीजें होती हैं वो समझना बहुत जरूरी है आपको। देखिएगा हमारे नाक का बहुत तगड़ा यूज है भाई। देखो हमारी नाक के अंदर ये इस तरीके से 2 छेद होते हैं, ठीक है, 2 पाइप होती हैं। नाक में कितने पाइप होते हैं भाई? 2 पाइप होते हैं, एक इधर से एक इधर से। इनमें पाए जाते हैं छोटे छोटे से रोम, रोम कहे तो छोटे हल्के हल्के बाल पाए जाते हैं। सर हमारी नाक के अंदर बाल क्यों पाए जाते हैं? हमारी नाक के अंदर बाल इसलिए पाए जाते हैं कि जो धूल के कण जाते हैं, क्या जो धूल के कण हम बाहर से लेते हैं वो इनको यहाँ पर रोक देते हैं। यहाँ पर धूल के कणों को छानने का काम करते हैं कौन? जो आपके नाक के अंदर बाल होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। बाल क्या काम करते हैं भाई? धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं, या जो वायु आप ले रहे हो उसको छानने का काम करते हैं ये आपके बाल। जैसे आप कहीं ऐसी गंदी जगह पर पहुंचे या ऐसा कोई खेतों काम होता है, जैसे भूसा वगैरह भरते हैं ना भाई, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसमें से बहुत बड़ी जो ऐसा मिट्टी उड़ रही हो, गद्दू उड़ रही हो, तो उसमें से जो भी हानिकारक जीव, जो भी कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो शरीर के अंदर जाते हैं तो नाक में जो बाल होते हैं उनको रोक लेते हैं। नाक के बाल जैसे ही रोकेंगे उनको, या फिर वो ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको छींक आएगी। तो दबाव के साथ जब आपका जो वायु है, दबाव के साथ जो वायु है वो बाहर निकलेगी तो उसको बोलते हैं छींक।
जो हानिकारक जो पार्टिकल जो आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, वो माइंड को मैसेज जाता है कि भाई ये चीज नहीं जानी चाहिए अंदर, क्योंकि ये नुकसानदायक है। तो आपको छींक होती है। क्या होती है? छींक होती है। छींक के द्वारा जो पार्टिकल होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक म्यूसिन, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ और पाया जाता है। यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, श्लेष्मा। क्या पाया जाता है? ध्यान सुनिएगा। श्लेष्मा नाम का एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारी नाक के अंदर पाया जाता है, जो कि वो चीजें होती हैं जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको सभी को नष्ट करने का काम करते हैं। और अपने अंदर यहाँ पर सबसे मेन काम है इसका कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। क्या? ये वायु है, जैसे आप धूप पड़ रही बहुत ज़्यादा, और धूप पड़ रही तो बहुत गर्म जो हवा है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको अगर उसे अंदर लेना है तो आप जो गर्म गर्म हवा को तो अंदर नहीं पहुंचा सकते। सॉरी, अंदर पहुंचाओगे तो फेफड़े क्या है आपके, थोड़ा सा जलन होगा, प्रॉब्लम होगा। तो भाई उसको ठंडा करने का काम करते हैं आपकी नाक। नाक में जो बाल है ये क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो यहां पर समझ लीजिएगा, ये क्या का काम करते हैं भाई? ये आपके ताप नियमन का काम करती है। ताप नियमन, समझ लीजिए। नाक का काम क्या है? आपका तापमान को नियमन करने का काम करती है। और क्या करते हैं? वायु को छानने का काम करती है। वायु का छानना, वायु को छानने का काम करती है। ठीक है भाई। तो ये आपकी नाक के कार्य हो गए। ज्यादा बहुत सारी चीजें पढ़ाना तो ठीक है भाई, नाक आपकी समझ में आ गई। अब नाक में जैसे ही बढ़ेंगे आगे, नाक से ऊपर जाके बढ़ेंगे, तो यहां देखिएगा, यहां पर है कि ये उभय मार्ग है, ये वाला, इसको बोलते हैं फेरिंक्स। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स या ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ये जो ग्रसनी वाला पार्ट है, एक उभय मार्ग, ध्यान से देखिएगा। यहां से आपकी हवा आई, इंटर करती है, और ये वाला पार्ट है, यहां से आपका क्या होता है? भोजन आता है। यहां से क्या आता है? आपका भोजन आता है। तो यहां पर क्या है कि एक ढक्कन पाया जाता है। यहां पर क्या है? एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे हम घाटी ढक्कन, जिसे हम क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा एपिग्लोटिस कहां पाया जाता है हमारे शरीर में, तो आपको बताना होगा एपिग्लोटिस पाया जाता है ग्रसनी वाले पार्ट में। एपिग्लोटिस पाया जाता है। सर, एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को दिशा देना और वायु को दिशा देने का काम करता है आपका एपिग्लोटिस। जब आप सांस लेते हैं तो आपका यहां पर जो भोजन नलिका होती है, भोजन नलिका को बंद कर देता है और अंदर चला जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। जैसे ये देखो, ये तो आपकी ईसोफेगस है, ये आपकी क्या है? ग्रास नली। ध्यान सुनिए, ग्रास नली। और ये है इधर आपकी श्वसन नली, यह है श्वसन नली। ठीक है भाई, समझो। यहां पर होता है इस तरीके से, ये जैसे आप सांस लेते हैं, वायु बाहर अंदर से बाहर आएगी तो ये इसको ढक लेगा। ऐसे ही अंदर बाहर से अंदर जाएगी तो ये इसको ढक लेगा। जब भोजन इसमें जाना होगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तो खाना अगर श्वसन नली में पहुंच गया, खाना खाते समय खाना जाना चाहिए आपकी ग्रास नली में, ईसोफेगस में। अगर खाना गलती से पहुंच गया आपके श्वसन नली में तो क्या होगा? आपको फंदा लगेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो भाई इसलिए कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो बात ना करें, क्योंकि जब एक साथ आप सांस भी लोगे, एक साथ आप बात भी करोगे, जब सांस लोगे और खाना अंदर नीचे जाएगा तो दोनों का दोनों मिक्स हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और एक चीज, विशेष चीज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, जो कि समझते हो जाइएगा, मैंने आपको उसमें भी बताए थे। एक नाम सुना होगा, अली जिब्बा। अली जिब्बा, या बोले तो उसको हम बोलते हैं, एक मिनट, या यूबल। यूबल का नाम सुना है आपने? देखो यहां पर होता है एक इस तरीके से, एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से होती है ना, इसको बोलते हैं यूबल। यूबल, या फिर इसको यूबल हिंदी में लिख लो, या अली जिब्बा। अली जिब्बा बोलते हैं। अली जिब्बा किसे बोलते हैं? कि जो हमारा जीव है, जीव के ऊपर यहाँ पर जो ये होता है आपका, ये वाला हिस्सा होता है जो ग्रसनी वाला पार्ट, यहाँ पर इससे थोड़ा सा जो खगा हुआ, जैसे
थोड़ा सा एक उभार सा होता है। इसका काम क्या है कि ये हमारे भोजन को दिशा भी प्रदान करने का काम करता है, दिशा भी प्रदान करने का काम करता है। और इसके साथ रात में जिन लोगों को कुछ खर्राटे आते हैं ना, वो भाई इसी की वजह से आती है, क्योंकि ये रात में किसी किसी बढ़ जाता है। जब ये आपका इस तालू से भी मिलता है ना, इस पैलेट से मिलता है, तो थोड़ा सा खर्राटों की आवाज आना सुनाई देती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर नासा छिद्र ये वाली चीजें समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे इस वाले पार्ट पर पाया जाता है भाई आपका लेरिंग्स। क्या पाया जाता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स नाम का पार्ट पाया जाता है। लेरिंग्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, यहां पर समझेगा लेरिंग्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखता हूं इसमें, लेरिंग्स। लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स वाले पार्ट में देखिएगा। जो आपका लेरिंग्स वाला पार्ट होता है, यहां पर क्या होता है आपका कंठ। यहां पर क्या होता है आपका कंठ, जिसे बोले तो हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं ना, बिल्कुल कंठ बोलते हैं। यहां पर क्या होता है? स्वर तंत्र बोलो या स्वर यंत्र। यहां पर क्या होता है आपका? स्वर यंत्र पाया जाता है। स्वर यंत्र कहां पर पाया जाता है? आपका लेरिंग्स वाले पार्ट में पाया जाता है। अब इसमें क्या एक चीज विशेष पाई जाती है, जो कि मतलब मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर तो नहीं होती है। जो आपका जो लेरिंग्स वाला पार्ट है, ये क्या है? लेरिंग्स, ठीक है। जो लेरिंग्स वाला पार्ट है ना, लेरिंग्स वाले पार्ट में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरीके से थोड़ा सा आगे की ओर उठ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये वाली चीज दिखाई दी आपको, तो इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टेटुआ। टेटुआ, टेटुआ, हाँ जी बिल्कुल, ये देसी जो लोकल में बोलते हैं टेटुआ, लेकिन इसका जो इंग्लिश में बोला जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल आपसे पूछेगा कि एडम्स एप्पल कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना होगा एडम्स एप्पल हमारे गले में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गले में पाया जाता है। एक बार भाई मार्केट में इंक खत्म हो गया, एक बार देख रहा हूं मैं ना, ठीक है। देखो भाई, तो एडम्स एप्पल, इसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। लिख लिया होगा आपने, समझते चलेंगे। एडम्स एप्पल। तो आपका जो टैटू वाला पार्ट होता है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता, पुरुषों के अंदर ज्यादा विकसित होता है। ठीक है भाई, महिलाओं में विकसित नहीं होता, जिसके कारण उनकी आवाज कैसी होती है? बारीक, बहुत पतली होती है उनकी, ठीक है। तो हमारी ये भारी होती है, इसी वजह से होती है। ठीक है भाई, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं, ये जो आपका जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेकिया। ट्रेकिया बोले तो श्वसन नली। क्या बोलते हैं इसको? श्वसन नली। श्वसन नली बोला जाता है। ये जो श्वसन नली है, श्वसन नली के ऊपर एक छल्ले शेप में कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जो सी टाइप के छल्ले होते हैं, उनको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज। कार्टिलेज क्यों होती है भाई इसके ऊपर? इसके ऊपर कार्टिलेज क्यों होती है श्वसन नली के ऊपर? जब दबाव पड़ता है ना, जैसे आपने आपका गला किसी कोई भींचेगा, तो फिर भी ये इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा कुल मिला के श्वसन नली को ये सपोर्ट करता है। ये कार्टिलेज श्वसन नली को हेल्प करता है कि इसको कोई भी ज्यादा हानि ना पहुंचे, या फिर इसको कोई भी खतरा ना हो, जैसे कोई मर सकता है, कुछ भी होता है। तो एक तरीके से किसकी सुरक्षा करना है? कार्टिलेज किसकी सुरक्षा करता है? ट्रेकिया या श्वसन नली वाले पार्ट की क्या करता है? ये हेल्प करता है या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये आपको समझ में आया यहां तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी लंबाई पूछे आपसे, तो लगभग इसका 8 से 10 सेंटीमीटर बता देना। 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, किसकी? ट्रेकिया वाले पार्ट की। ये समझ आया आपको? ठीक है, बहुत अच्छा, यहां तक आपको सभी चीजें समझ आई। तो अब ध्यान पूर्वक आगे बढ़िएगा और समझते हुए जाइएगा। देखो, आगे जैसे ये ट्रेकिया वाला पार्ट यहां पर समाप्त होता है, तो आगे हमारे बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 फेफड़े पाए जाते हैं। थोड़ा सा समझ लो, जो मानव के अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं। कितने फेफड़े पाए जाते हैं? 2 फेफड़े पाए जाते हैं। सर फेफड़ों का काम क्या होता है? वो सब चीजें अभी मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब इसको हटा दूं? चलो हटा देते हैं। अब समझिएगा आप अच्छे तरीके से फेफड़ों के बारे में, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और समझते हो जाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं अब फेफड़ों के बारे में, थोड़ा सा लंग्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फेफड़े, ठीक है, आपका इसमें 3 नंबर पॉइंट है। फेफड़े,
फेफड़े या लंग्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो। ये जो श्वास नली आई आपकी, यहां पर देखिएगा, ये जो श्वास नली आपकी आई है ये दो भागों में बढ़ती है। श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। यहां पर होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है? ये सर हमारी सांस लेने में हेल्प करता है। क्या करता है? सांस लेने में हेल्प करता है। लेकिन जो फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट होती है उनके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो फिर क्या होता है भाई, क्या होता है, उन्हें सांस तो नहीं ले पाएंगे। तो भाई सांस कैसे लेते हो? ये जो पसलियां हैं इसकी हेल्प से भी सांस लेते हैं। और मैं बता दूंगा बहुत सारी चीजें, फिर बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपके एग्जाम में इतना ही आएगा तो इतना ही समझते चलो। तो जो आपकी श्वास नली है दो भागों में पहले विभाजित होती है। पहले दो भागों में विभाजित होती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? पहला जो प्राइमरी विभाजन होता है, ट्रेकिया का जो प्राइमरी विभाजन होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं भाई? ब्रोंकाई। इंग्लिश में लिखो तो लिख लो भाई, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई जब आगे बढ़ती हैं, जब ब्रोंकाई आगे बढ़ती हैं तो इस तरीके से फिर बनाते हैं ब्रोंकाइलिस। क्या? ब्रोंकाइलिस। ब्रोंकाइलिस। जो सेकेंडरी जो विभाजन होता है ना, सेकेंडरी जो डिवीजन होता है ट्रेकिया के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइलिस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जो थर्ड डिवीजन होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या एल्वोलाई, हिंदी में लिखो इसको एल्वोलाई। अब जो एल्वोलाई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के पीछे अब घूमना है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि कहां से कैसे कैसे चीजें चलती हैं। तो देखो, पहली बार जो ट्रेकिया विभाजित होगा तो उसको बोलेंगे हम ब्रोंकाई, और दूसरी बार जब इसका विभाजन हुआ तो ब्रोंकाइलिस बोल दिया, तीसरी बार विभाजन हुआ तो यहां पर बन जाते हैं अंगूर के समान संरचना बनती है। ध्यान से सुनिएगा, जब ट्रेकिया का थर्ड जो डिवीजन होता है, ट्रेकिया का जब तीसरा विभाजन होता है, तो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया विभाजित होकर के एक संरचना बनाता है, एक ग्रेप्स के समान, अंगूर के समान संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होता है? जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो पूछेगा आपसे श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कैसे कहते हैं? तो एल्वोलाई को कहा जाता है। हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं? दो फेफड़े हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब कोई बताएगा, देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइएगा भाई ये जो दो फेफड़े होते हैं इनमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आपसे ऑप्शन थे 300 मिलियन, 500 मिलियन, 200 मिलियन और 400 मिलियन। तो आप बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा 300 मिलियन। कितने मिलियन? 300 मिलियन इसके अंदर सेल पाई जाती है। कितनी सेल पाई जाती हैं? 300 मिलियन। अब जो एक एल्वोलाई है, ध्यान सुनिएगा, ये जो एक फेफड़ा है इसमें कितने एल्वोलाई पाए जाते हैं और इस वाले फेफड़े में कितने एल्वोलाई पाए जाते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो एक फेफड़े के अंदर 1 लाख एल्वोलाई पाए जाते हैं, दूसरे फेफड़े के अंदर 1 लाख, मतलब सिंपल है कि 2 लाख एल्वोलाई हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब समझ लो फेफड़ा। अब फेफड़ों के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले बताइएगा, अगर आप फेफड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? पल्मोनोलॉजी। क्या बोलेंगे? इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे भाई? इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? तो आप बताएंगे पल्मोनोलॉजी। क्या बोलेंगे? पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। ठीक है, स्टडी अबाउट लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी। राइट, समझ में आ गया होगा आपको कि फेफड़ों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी कहलाता है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां तक आपको तो समझ में आ गया सर, यहां पर आगे। अब यहां से आगे की क्या कहानी होती है वो समझना और भी रोचक रहेगा। तो मैंने पहला आपको पार्ट बताया था कि सांस लेना। क्या बताया था मैंने? सांस लेना। तो सांस लेने में मैंने क्या बताया था? जो एयर है, एयर का लंग्स तक पहुंचना, समझ लीजिए, एयर का लंग्स तक पहुंचना आपका हो गया सांस लेना, सांस लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, यहां समझा देता हूं, इधर देखो, इधर देखो।
ये जो एयर है ना, हाँ बिल्कुल सर, एयर लंग्स तक अगर पहुंच गई, एयर अगर लंग्स तक पहुंच गई तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इस यहां तक वाली प्रोसेस को इसको बोलेंगे ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे भाई, ब्रीदिंग बोल देंगे। ठीक है भाई, सांस लेना, सांस लेना। नेक्स्ट, लंग्स से और कोशिका तक, लंग्स से कोशिका तक जो गैसों का आदान प्रदान होगा, क्या, जो आपका जो फेफड़ा है, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है, जो ऊर्जा है, जो जो आपकी गैस है, उसको कोशिका तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, राइट। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होगा, अब होगा सेल्यूलर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या बनेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन के बाद आपकी एटीपी बनेगी। क्या बनेगी भाई, एटीपी बनेगी। तो एटीपी बनती है तो यहां तक की जो प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बताया था मैंने भाई आपको, कोशिकीय श्वसन। क्या बताया था भाई मैंने, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन मुख्य रूप से यहां पर हुआ है, इसे सेलुलर, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब ये एटीपी कैसे बनी वो आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो, जब कोशिका में जब ये ऑक्सीजन पहुंच गई है तो ऊर्जा बनी है यहां पर एटीपी। अगर यहां पर कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं, जंतुओं में ऐसी होती हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, मतलब ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो जो श्वसन यहां से दो प्रकार का होता है, कोशिकीय श्वसन की बात करूं तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। डिटेल में पढ़ने को तो बहुत सारा है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, एरोबिक और एरोबिक श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा अध्याय है, तो इतना पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं और फिर थोड़ा सा और समझा देता हूं इसको कि कैसे कैसे कोशिकीय श्वसन होता है, ये समझ लो आप। कोशिकीय श्वसन कैसे कैसे होता है ये समझ लो, दो प्रकार से होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब ऑक्सी श्वसन होता है तो कितने एटीपी ऊर्जा बनती है या उत्पाद क्या बनता है, और जब अनॉक्सी श्वसन होता है तो उसके रूप में, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ये समझना आपको जरूरी है। तो उससे पहले यहां पर ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन पे जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स है, इसका काम क्या है, चलो मैंने बता दिया ना, तो लंग्स का काम क्या है। तो थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछे गए आपसे, ये समझ लिए। ये डाउट रहता है सभी बच्चों को कि भाई जो ब्लड है, ब्लड का शुद्धिकरण कहां होता है, ब्लड क्षमता कहां पर, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, ठीक है भाई, और ब्लड का प्योरिफिकेशन कहां पर होता है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो समझिएगा, ब्लड पंप कहां होता है, सबसे पहले बताएंगे आप। ब्लड, ब्लड को पंप कहां किया जाता है या पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा हार्ट। हार्ट क्या आएगा, हार्ट। हृदय के द्वारा ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। समझिएगा, ब्लड को पंप कौन करता है, आपका हार्ट करता है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा बनता है, जो ब्लड है, ब्लड है, ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है या प्योर कौन करता है, तो आपका राइट आंसर आएगा लंग्स। क्या कौन करता है सर, लंग्स करता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत बार ये भी पूछा जाता है, ब्लड का फिल्टर कौन करता है या फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो आपको बताना होगा किडनी। तीन क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, थोड़ा दोबारा समझ लो।
जो ब्लड है, ब्लड को पंप करने का काम करता है आपका हार्ट। जैसे ही ध्यान ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बताने वाला हूं पंप करने, अभी ब्लड जाएगा यहां से, यहीं से ब्लड पंप करने के लिए जाएगा, मैं समझा दूंगा। देखिए ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, आपके लंग्स करेंगे, अभी प्योरिफिकेशन बता दूंगा। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है, मैं आपको आगे एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें बताऊंगा कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, पूरी प्रोसीजर को आपको बताऊंगा। तो हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बना रखिए, सभी टॉपिक पर वीडियो आएगा आपको, तो बस देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है भाई। वीडियोस को देखो और पढ़ो लिखो, महान बनो भाई, ठीक है। चलो तो अब बात करता हूं मैं यहाँ पर, देखो देखो भाई, जो एल्वोलाई वाला पार्ट है, यहां तक ऑक्सीजन आ गई, यहां तक ये सभी गैसेज आ गई कि नहीं आ गई। तो थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ गई। देखो ऑक्सी अनऑक्सी शोषण पर मैं आ रहा हूं, तो थोड़ा सा पहले, उससे पहले इन चीजों को समझ लो, आप इन चीजों को समझ लो भाई। देखो ये है कोई शिरा, ये क्या है, कोई शिरा है या वेन है, ठीक है, ये कोई शिरा है, ये क्या है, कोई शिरा है। अब क्या होता है भाई, यहां पर इन शिराओं में ब्लड बह रहा है, शिराओं के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नहीं इधर से बनाओ इसको, ऐसा करो, एक मिनट, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उल्टा बना दिया तो इसको ऐसा कर दो, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं, यहीं पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चैनल नहीं करना है। देखो जो हमारी शिराएं हैं उनमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती, होती है सर। यहाँ से ये है एल्वोलाई, यहाँ पर ये है एल्वोलाई, ये ग्रेप्स नुमा जो संरचना है ये है एल्वोलाई। यहाँ से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता है। तो सर ऑक्सीजन का लेवल होता है हाई, ऑक्सीजन का लेवल होता है हाई, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है कम। कहां पर, देखो एल्वोलाई के अंदर आपको बताना है कौन सी गैस ज्यादा होती है। तो सर बताएंगे आप, जो मुख्य रूप से वैसे नाइट्रोजन तो होती है, लेकिन यहां पर जो हमारे श्वसन में ज्यादा हेल्प करती है वो है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर एल्वोलाई वाले पार्ट में ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पर कम होती है। अगर हम बात करें हमारे सिरा के अंदर, इस सिरा में जो बह रही है, यहां पर क्या चीज ज्यादा है, यहां पर सर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। ध्यान सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा है यहां पर देखिएगा 4%, यहां पर 0.3%, 0.03% है। तो यहां पर डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बोले तो विसरण की प्रोसेस होती है, जहां पर उच्च दाब वाले अणु निम्न दाब वाले अणुओं की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो विसरण प्रोसेस के द्वारा यहां से जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं वो बाहर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन यहां पर एंटर करता है। और ऑक्सीजन का लेवल कैसा है सर, यहां पर ऑक्सीजन कम है सर। ऑक्सीजन का लेवल कितना है, यहां पर कम है, कम बोलो तो यहां पर 17% ऑक्सीजन है, यहां पर कितना है, 21% ऑक्सीजन है। तो भाई समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया, दोबारा एक बार समझा देता हूं इस प्रोसीजर को पूरा। ये ब्लड फिल्टर कैसे होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन कैसे होता है ये समझ लो, ब्लड का प्योरिफिकेशन कैसे होता है ये समझ लो। देखो ये कोई आपका, देखो ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आपको, यहां से ही बना देता हूं। ये है आपका एयर, जो कि आपका हार्ट में एल्वोलाई वाला पार्ट है, एल्वोलाई वाला पार्ट है, ठीक है। एल्वोलाई वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एल्वोलाई वाले पार्ट में कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, यहाँ पर ज्यादा है, 21% है। ये कितनी है, 0.03% है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगर ये जो आपकी जो वेन है, ये क्या है, जो सिरा है, ये जो सिरा है, सिरा में सब क्या क्या चीजें हैं सर, सिरा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सिरा के अंदर मैंने बताया भाई, सिरा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी कितनी है भाई, कम है। ऑक्सीजन की मात्रा से तात्पर्य ये है कि ये नहीं कि भाई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4%, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा हो गई यहाँ पर आपकी 17%। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं, आप देखिएगा, दाब देखिएगा कि बाहर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर कितनी ऑक्सीजन है, बाहर कितनी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 21%, यहाँ पर कितनी है
भाई 17% है। तो भाई ये विसरण की प्रोसीजर होगी कि नहीं होगी? भाई होगी, बिल्कुल सर होगी। तो भाई विसरण प्रोसीजर के द्वारा यहां से जो गैसें हैं इनका एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड से निकल जाएगी तो आपका जो ब्लड है वो हो जाएगा प्योर। ब्लड जब प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा एक अच्छा सा, जो एक सिरा है, एक ऐसी कौन सी सिरा है हमारे शरीर के अंदर जो शुद्ध ब्लड का क्या करती है भाई? परिवहन करती है। तो आपको बताना होगा पल्मोनरी 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 वेन क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्योर ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्योर ब्लड। तो आपको बताना होगा जो पल्मोनरी वेन होती है वो किसका परिवहन करती है? तो देखो वैसे मोस्टली चीजें सब क्या होता है, वेन जहां पर भी आ गया तो मतलब होता है इम्प्योर ब्लड। उसमें जो सिराएं होती हैं उनमें मोस्टली बहता है आपका अशुद्ध ब्लड बहता है। क्या बहता है? अशुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन ये सिरा किसके संपर्क में आई? ये फेफड़ों के संपर्क में आने के कारण इस यहां पर ब्लड प्योर हो जाता है। ये जो प्योर ब्लड है ये लेके जाते हैं आपके हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर ब्लड जाते हैं तो जो लेफ्ट वाला जो आलिंद है यहां पर ब्लड जाता है। उसके बाद जो बाइकस्फीड से होते हुए, अयोटा से होते शरीर के विभिन्न अंगों तक ये शुद्ध ब्लड पहुंचा दिया जाता है। आगे मैं आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी प्रोसीजर आगे बता दूंगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो बहुत अच्छी बात है, आपको सभी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब बात करता हूं आगे की। अब मैंने बताया था जो कोशिकीय श्वसन में दो प्रकार का बता रहा था आपको, ऑक्सीजन श्वसन और एक अनऑक्सीजन श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सीजन श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनऑक्सीजन श्वसन। अब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा लिख देता हूँ, चलो छोड़ो। ऑक्सीजन श्वसन, अनऑक्सीजन श्वसन क्या होता है समझो। यहाँ पर देखो, ये तो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूं मैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, यहां पर जो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। उसके बाद यहां पर बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। तो आपको आपसे पूछेगा कि लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन श्वसन में बनता है या अनऑक्सीजन श्वसन में बनता है? तो आपको बताना होगा लैक्टिक अम्ल बनता है सर हमारे अनऑक्सीजन श्वसन में बनता है। किस में बनता है? अनऑक्सीजन श्वसन में बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल कहां पर जमता है? ये हमारी मांसपेशियों में जमता है, जिसके कारण मांसपेशियां शिथिल नहीं हो पाती हैं, उनमें संकुचन नहीं हो पाता है मांसपेशियों में। तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी बॉडी के अंदर थकान महसूस होती है, हमें दर्द होता है। तो ये हो गया आपका पायरुविक एसिड। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं यार? प्लांट में क्या होता है? प्लांट में एथाइल, प्लांट के अंदर एथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? प्लांट के अंदर एथाइल एल्कोहल बनता है। इसके बाद किण्वन प्रोसेस के थ्रू एथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल बनता है। किस में बनता है एथाइल एल्कोहल? बताएंगे आप। अनऑक्सीजन श्वसन में एथाइल एल्कोहल बनता है। अब जो बात करता हूं ऑक्सीजन श्वसन में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं सर? 38 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं सर? 38 एटीपी बनते हैं। सर कहां पर बनते हैं? तो कोशिका द्रव्य में बन जाते हैं। यहां तक ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऑक्सीजन श्वसन क्या होता है, अनऑक्सीजन श्वसन क्या होता है, पूरा का पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुकिएगा, कोई भी पॉइंट रहता है तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सभी पॉइंट्स आपको लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको और बता देता हूं, अगर कोई भी पॉइंट रहा होगा आपसे टॉपिक से रिलेटेड तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, अस्थमा, ये चीज़ें बता देता हूं मैं आपको। श्वसन गुणांक ये और समझ लो आप, श्वसन गुणांक क्या होता है। देखिएगा श्वसन गुणांक क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। श्वसन गुणांक क्या होता है कि जब आप जितनी भी जो वायु अंदर लेते हैं और जितनी भी वायु बाहर निकालते हैं उसे श्वसन गुणांक कहते हैं। जो कार्बोनेट होता है, क्या जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट
आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो आपको बताना होगा कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है, और जो प्रोटीन होती है, जो वसा होती है, उसका जो वो श्वसन गुणांक होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना होगा 1 से कम ही होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि अनोक्सी श्वसन में, क्या अनोक्सी श्वसन में जो श्वसन गुणांक होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना होगा अनोक्सी श्वसन के अंदर श्वसन गुणांक अनंत होता है। समझ लीजिएगा, तो श्वसन गुणांक कितना होता है, अनोक्सी श्वसन में श्वसन गुणांक अनंत होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, और मैं इसमें से जो अस्थमा क्या होता है ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। अस्थमा नाम की बीमारी कैसे होती है, जब आपका डायफ्राम है, पसलियां हैं, थोड़ा सा इनमें संकुचन शिथिलन नहीं होता है तो अस्थमा हो जाता है, जिसमें कि डस्ट वगैरह जाती है तो उनको हो जाता है ज्यादातर। अब मैं जो एक पॉइंट का यहाँ पर आपको स्किप किया था शायद इसमें से, देखो हाँ स्किप तो कुछ नहीं किया, इसके ऊपर जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये पॉइंट भी समझ आया। अब मैं बात करता हूं कुछ अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग विकसित हैं जिनके द्वारा वह सांस लेते हैं। जैसे मेढक की बात करें तो मेढक धरती पे भी रहता है, और धरती पे रहता है, पानी में भी रहता है। जो पानी में रहता है तो गिल्स की हेल्प से क्या करता है, शोषण करता है, और जब वह धरती पर रहता है तो फेफड़ों की हेल्प से करता है। जितने भी कीट्स होते हैं वो गिल्स की मदद से करते हैं। एक कुछ कीट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो त्वचा है उसी से कर लेते हैं शोषण। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे वो समझ लीजिएगा। जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या बैक्टीरिया शोषण किससे करते हैं, तो मीसोसोम से बैक्टीरिया शोषण करते हैं। उम्मीद करूंगा ये जो टॉपिक है मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा, क्या ज़्यादा बताना तो बहुत हो गया, तो लगभग टाइम भी बहुत हो गया, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो और भी क्लासेस को देख सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। आपने धैर्यपूर्वक चीज़ों को सुना, समझा और पढ़ा, लिखा, हाँ तो बहुत ही अच्छा है भाई। पढ़िएगा, लिखिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की हेल्पफुल क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो सपोर्ट करिएगा। थोड़ा सा भी चीज़ें बेहतर नहीं है, बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो चीज़ों को बेहतर बनाएंगे और एक दिन बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद भाई सभी को।